हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग के डिमांड पे मैं ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर पार्ट 2, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे जो जनरल इंटरव्यू में हर इंटरव्यू पूछने के लिए बेचैन रहता है। तो स्टूडेंट आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे आप मेरे टाइटल पे भी देखे होंगे लिखा होगा कि आप मेरे वीडियो को समझे रटे नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट पढ़ तो बहुत लंबे समय से रहा, लेकिन हर बार उसको फैसिलिटी इसीलिए खानी पड़ती क्योंकि वो रटने की कोशिश करता है बजाय समझने की। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप यहां पे समझेंगे ना कि रटेंगे। समझने में आपको परेशानी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, नए नए ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन पर्पस एक ही है कि आपको समझ में आना चाहिए। इस लाइन को ध्यान से टैग लाइन बना लीजिएगा कि आपको रटना नहीं है, समझना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, दैट इज व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। यानी आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि आइडियल हो। आइडियल मतलब ऐसा कुछ तो होता तो है नहीं, मींस आइडियल मतलब जिसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ते क्यों है, या कोई भी चीज आप आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स से पढ़ते क्यों है। आइडियल शब्द इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आइडियल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे बेहतर हो सकता है वही आइडियल होता है। मींस एक ऐसा चीज जो रियल में एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, लेकिन हम कल्पना करें कि सबसे बेहतर क्या हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड आइडियल। तो इसलिए आइडियल जब भी किसी भी सोर्स से आइडियल किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बात करेगा, आप समझ जाइएगा वो सबसे बेहतर पूछ रहा है। यानी जो भी कमियां आपके एग्जिस्टिंग चीज में है वो सबके सब दूर कर लीजिए, वो आइडियल बन जाएगा। लाइक ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में रेसिस्टेंस होता है जिससे लॉसेस होते हैं, तो आइडियल में वाइंडिंग रेसिस्टेंस नहीं होगा। ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक कोर में लीकेज, फ्लक्स लीकेज होता है, तो लीकेज को दूर कर दीजिए तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग में आयरन लॉस और कॉपर लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस होते हैं, उनको आप हटा दीजिए तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर बन जाएगा। जो मैग्नेटाइजिंग करंट हम जनरली यूज करते हैं एज अ नो लोड करंट के फॉर्म में, या फिर नो लोड लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, उस मैग्नेटाइजिंग करंट को आप जीरो कर दीजिए तो वो बन जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर। आप किसी मटेरियल को चूज कर रहे हैं, लाइक कोर चूज कर रहे हैं, तो कोर की अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट कर दीजिए, कंडक्टर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कर दीजिए तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर बन जाएगा। मींस आपके एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर में जितनी प्रॉब्लम्स है आप उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर लीजिए तो डेफिनेटली वो आइडियल ट्रांसफार्मर बन जाएगा। अब दोस्त हकीकत ये है कि जब हम ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे तो ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं मेरे पास, ऐसा मटेरियल इतने इजीली अवेलेबल तो है नहीं जिसमें जीरो रेजिस्टेंस हम ले लें। सुपर कंडक्टर बनाना भी इतना आसान नहीं है और हर टेंपरेचर पे वर्क करता नहीं है, तो इसीलिए आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट तो नहीं करता। लेकिन आइडियल एक ट्रांसफार्मर अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं बेहतरीन से बेहतरीन, वही ट्रांसफार्मर कहलाता है आइडियल ट्रांसफार्मर। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एक्साइटेशन करंट। ये बड़ा मतलब सर दर्द वाला करंट है जो जनरली हर स्टूडेंट के दिमाग में प्रेशर क्रिएट कर देता था। इवन मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे लगता था मैग्नेटाइजिंग करंट है क्या, ये बला है क्या, बड़ी अजीब सी नाम है, नाम से ही समझ में नहीं आता। तो आप इसको एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जब आप ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं लगा रहे हैं तो कहा जाता है कि नो लोड मतलब नो करंट, मींस देयर इज नो लोड मतलब नो करंट। तो करंट तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन होता क्या है ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर होता है जो हम यूज करते हैं, आप लोड नहीं लगा रहे फिर भी कुछ ना कुछ करंट वो लेता है, और जो वो करंट ले रहा है दैट करंट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट और एक्साइटेशन करंट। हम उसको आईएम के नाम से बोल देते हैं, किसी बुक में आई के नाम से लिखा रहता है, तो इस सिंबल को लेकर परेशान मत होइएगा। अब अगला है कि इस मैग्नेटाइजिंग करंट का जनरली यूज क्या है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर के कोर में जनरली नो लोड लॉसेस, यानी जो कोर लॉसेस होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं। अब नो लोड है यानी करंट तो है, लोड है ही नहीं यानी करंट नहीं होगा, लेकिन करंट तो है, लेकिन जो होगा वो बहुत कम होगा। तो जो नो लोड करंट होगा वो टोटल करंट का कितना होता है, 2% से लेके 5% तक होता है। यानी जो फुल लोड करंट जिसको हम बोलते हैं उसका जो मात्र 2 से लेके 5% तक होगा नो लोड करंट। तो बहुत स्मॉल वैल्यू है, लेकिन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक अजूबा अपने आप में इसलिए है क्योंकि ये वो करंट है जो कि ट्रांसफार्मर को बिना लोड करने पे भी हमें मिल जाता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यूअर उम्मीद करता है कि सामने वाला जरूर बता देगा, क्योंकि उसको इतना तो समझ में आता है कि कम से कम बेसिक एटलीस्ट 2 लॉसेस के बारे में तो जानता होगा। अब मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूं, आपको रटना नहीं है, बस ऐसे समझिए ट्रांसफार्मर में दो ही तो इंपोर्टेंट चीज होते हैं, एक होता है ट्रांसफार्मर का कोर और दूसरी क्या होती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। तो आप ट्रांसफार्मर की कोर करेंगे, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करेंगे, तो कोर में कुछ ना कुछ लॉसेस होगा क्योंकि उसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट तो होती नहीं है। तो इस लॉसेस को हम बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। और एक इसका ही बना होता है जनरली आयरन और आयरन के अलॉय का बना होता है, यानी सिलिकॉन वगैरह हम ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं पहला लॉस जो कि कोर में होगा तो कोर लॉस, या फिर उसी को मैं आयरन मटेरियल से बना बोल देता हूं तो मैं बोल देता हूं आयरन लॉस होगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, कोर में बना था इसलिए कोर लॉस, आयरन मटेरियल से बना था तो आयरन लॉस। अब दूसरा लॉस कहां होता है वाइंडिंग में, वाइंडिंग है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा।
होगा और रेसिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ लॉसेस की वैल्यू होंगी ही। तो इस लॉस वाइंडिंग किसको जनरली हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारे पास सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो सिल्वर है, लेकिन वो तो मिलता नहीं क्योंकि बहुत कॉस्टली है। तो जो मिलता है वो कौन सा है, वो कॉपर है। तो इसलिए हम दूसरा लॉस को कौन सा बोल देते हैं, कॉपर लॉस। यानी किस पे डिपेंड करता है, करंट के स्क्वायर और रेसिस्टेंस की वैल्यू पे। तो दो लॉसेस तो मिनिमम आप बोल ही सकते हैं, पहला कोर लॉस क्योंकि कोर में होता है, कोर किसका बना होता है, आयरन का, तो कोर और आयरन लॉस, और दूसरा कॉपर हम यूज करते हैं वाइंडिंग के लिए, तो कॉपर लॉस। अब कुछ और भी छोटे मोटे लॉसेस होते हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। पहला है स्ट्रे लोड लॉस और दूसरा डाइलेक्ट्रिक लॉस जो मटेरियल के इंटरनल प्रॉपर्टीज पे है। अब इसमें फ्रिक्शन लॉस इसलिए नहीं हो पाता स्टूडेंट क्योंकि इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। वीडियो पहले आपने मतलब पार्ट 1 में सुना होगा इस बात को कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है क्योंकि उसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। अब हम इन लॉसेस के बारे में थोड़ा अगर आप टेबुलर फॉर्म में थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा दिखेगा। ऐसे दिखेगा, ट्रांसफार्मर में दो लॉस होंगे, कोर लॉस या फिर कॉपर लॉस, और कोर किसका बना होता है, आयरन का, आप उसको आयरन लॉस बोल देंगे। अब कोर और आयरन के अंदर इंटरनल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एक एडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस। अब एडी करंट एक जबरदस्ती से डेवलप हुआ करंट, एक्चुअल में हम कोर में कोई करंट चाहते तो है नहीं, लेकिन कोर के अंदर भी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी तो होती है, वो परेशान तो करेगा ही, और वही परेशान करने की वजह से एक ऐसे सर्कुलेटिंग करंट बन जाता है। मान लीजिए कोर है और इसी कोर के अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट बन जाएगा जिसको भंवर धारा के नाम से आप जानते हैं, और वही भंवर धारा कहलाता है एडी करंट। आगे के वीडियोस में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। दूसरा जो मटेरियल हम चूज करते हैं उसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट तो होती नहीं है। हम तो मान के ऐसे चलते हैं कि जब B इक्वल टू म्यू एच होता है तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि जब डेंसिटी एंड फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो एच की वैल्यू भी जीरो हो जाए, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें ये संभव नहीं होता है। तो हमें क्या मिलता है, एक BH कर्व मिलता है जो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, कर्व बिटवीन B एंड H इज कॉल्ड BH कर्व। तो ये जो कर्व मिलता है ये कर्व बताता है कि कितने हिस्टैरिसीस लॉस की अमाउंट है। अच्छा टाइप का मटेरियल होगा तो BH कर्व पतला होगा, और अगर ज्यादा खराब टाइप का मटेरियल होगा तो BH कर्व ज्यादा चौड़ा होगा। तो स्टूडेंट ये था लॉसेस के बारे में। अब हम अगला बात कर लेते हैं। अगला क्या है, अगला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एक ऐसा क्वेश्चन जो हर कोई बेचैन होता है जानने के लिए, क्योंकि जब भी ट्रांसफार्मर का कोई डिजाइनर होता है तो इस क्वेश्चन के बारे में बहुत मतलब चिंतित होता है कि ऐसा होता क्यों, और वो हर इंटरव्यूअर से पूछना चाहता है। खास करके आपको अगर ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, BHEL वगैरह के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सीजी के लिए जा रहे हैं, तो वहां तो एक क्वेश्चन बड़ा इंतजार कर रहा होता है कि कोई ना कोई बंदा है जिस समय पूछो। और क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो ट्रांसफार्मर के कोर के पास क्यों होती है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कोर से दूर क्यों होती है। तो बड़ा सिंपल सा रीजन है स्टूडेंट। आप एक लाइन हमेशा इस बात को समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर के कोर में जो हीट डेवलप होता है वो हीट हमेशा प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज का। यानी वोल्टेज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हीट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। यानी अब हीट कैसे डेवलप होगा, वोल्टेज से। अब आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ट्रांसफार्मर के जो लो वोल्टेज वाइंडिंग की जगह पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में रख लीजिए। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं ऐसे, इसके बाद मैं आपको डायग्राम समझाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर का मेरे पास कोर है, इस कोर में मैंने कोर के पास में मैंने क्या कर लिया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग रख लिया, और इसके दूर में मैंने कौन सी वाइंडिंग रख ली, लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो होगा क्या, हाई वोल्टेज की वजह से इस वाइंडिंग में हीट ज्यादा डेवलप होगा। अब हीट ज्यादा डेवलप होने की वजह से इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने से हो सकता है इस मटेरियल की जो परमेबिलिटी है, जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स जो फ्लो कराने की क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बहुत ज्यादा इंसुलेशन को पैक करना पड़ेगा दोनों साइड में। अब इंसुलेशन पैक करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का साइज बहुत बढ़ जाएगा और कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना साइज बढ़ाएंगे कॉस्ट उतनी बढ़ेगी। तो ओवरऑल ये देके हमारा नुकसान है। तो हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को कर देते हैं पास में और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कर देते हैं दूर। इसमें करने में कुछ नुकसान तो हमारा है नहीं, उल्टा फायदा ही फायदा है। फायदा क्या है भाई, लो वोल्टेज करेंगे तो हीट कम बनेगा, कोर के पास कम हीट बनेगा, तो जो इंसुलेशन हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू घट जाएगी, और इंसुलेशन की वैल्यू घट जाएगी तो ओवरऑल हमारा कॉस्ट में भी फायदा है, प्लस साथ में ट्रांसफार्मर की साइज भी कम हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, अब इसी चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। जो जैसे डायग्राम मैंने बना तो दिया है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए एक्चुअल में कैसा होता है। ये एक समझ लीजिए, एक ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर जो वाइंडिंग है उसको मैंने चाकू से बीचों बीच काट दिया और उसको ऐसे फैला दिया। तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है शेप, वरना ऐसे स्क्वायर और चौड़े फॉर्म में होता तो है नहीं। तो मैंने अंदर वाली यानी कोर के पास कौन सी वाइंडिंग करी है, लो वोल्टेज, और दूर कौन से करा, हाई वोल्टेज। रीजन वही है स्टूडेंट, क्या रीजन है, रीजन है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग पास में रखेंगे तो हीट कम होगी, तो हीट कम होगी तो इंसुलेशन कम लगेगा। अब अगला क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि ब्रीथर क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होती है। मतलब नॉर्मली ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। तो अब ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा लगता है कि भाई ट्रांसफार्मर भी सांस लेता है क्या। तो कुछ महानुभाव लोग, मतलब जो इंडस्ट्री में जब मैं गया था विजिट करने थे, कुछ इंजीनियर्स ने बताया था कि भाई ट्रांसफार्मर भी सांस लेता है, तुमने देखा है क्या। मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने बोला चलो हम दिखाते हैं। अब उन्होंने कुछ चीज दिखाया जो मुझे अभी तक याद है और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रीथिंग है क्या। अब प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुछ ऑपरेशन होते हैं उसमें सबसे पहला ऑपरेशन है कि जब आप ट्रांसफार्मर को पूरा फुल लोड पे चलाते हो,
फुल लोड पे चलाओगे तो स्वाभाविक ट्रांसफार्मर के अंदर हीट बनेगा। अब हीट बनेगा तो जो आपने अगर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर ले लिया तो उसका ऑयल क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। अब ऑयल एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, जो उसकी टंकी के साइज से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो ऊपर एक छोटा सा टंकी हम लगा के रखते हैं, टैंक, जिसको हम कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा, इसलिए कंजर्वेटर टैंक को कभी पूरा नहीं भरते, मात्र 75% उसमें तेल भर के रखते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब जो एक्स्ट्रा जो ऑयल हुआ वो ऊपर चला गया। अब साइड में जो रेडिएटर होते हैं, विंग्स होते हैं, उसमें हॉट ऑयल और कूल ऑयल का प्रोसेस चलते रहते हैं, यानी गर्म जो तेल होता है वो ऊपर से जाता है, फिर कूलिंग फैन के द्वारा ठंडा होके फिर नीचे से वो अंदर चला जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो इसी प्रोसेस को नॉर्मली हम बोलते हैं ब्रीथिंग, यानी ट्रांसफार्मर का जो वायल है वो कभी हॉट हो रहा है, कभी कूल हो रहा है, और एक ये कम्युनिटी प्रोसेस है जो चल रहा है। तो इसी को मैंने बोल दिया ब्रीथिंग। अब अंदर का खेल क्या होता है, अंदर का खेल ये होता है कि जब ट्रांसफार्मर पूरे लोड पे काम कर रहा होता है, जब वो ठंडा और गर्म होता है तब तो ठीक है। अब जब ट्रांसफार्मर का लोड अचानक कम कर दिया, यानी मैंने बोल दिया नो लोड कंडीशन है या फिर बहुत लाइट लोड कंडीशन है, उस टाइम ट्रांसफार्मर का जो एयर है वो बहुत ज्यादा कूल हो जाएगा। अब जब वो कूल होगा तो बाहर से एयर को ड्रॉन करेगा, जब ब्रीथर से बाहर को एयर को ड्रॉन करेगा तो एयर के साथ कुछ मॉइस्चर भी आएगा, और जब एयर के साथ मॉइस्चर आएगा तो वो क्या करेगा, आपके मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, यानी आपके मटेरियल की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है ट्रांसफार्मर वायल की, वो कमजोर हो जाएगी, और वो कमजोर हो जाएगी तो आपका ट्रांसफार्मर जल्दी जल जाएगा, जल्दी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो जैसे कम होगी तो स्वाभाविक ट्रांसफार्मर जल जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस लगा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रीथर। यानी जब जब ट्रांसफार्मर के अंदर एयर अगर आएगा वो किसके थ्रू आएगा, इस ब्रीथर के थ्रू। और ये ब्रीथर क्या करता है, ट्रांसफार्मर के जो बे के अंदर जो हवा आ रहा है उस हवा में जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी एयर होगा, जो भी ठंडा हवा होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने से फायदा क्या मिला कि उसके अंदर अब हवा घुसेगा नहीं, हवा तो चला जाएगा लेकिन जो मॉइस्चर है वो नहीं जाएगा, और ट्रांसफार्मर को अगर मॉइस्चर नहीं मिला तो ट्रांसफार्मर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो तेल की वो मजबूत की मजबूत रही। और ये जो आप क्वेश्चन ये पूछ देगा फटाक से आपसे कि भैया कौन सा ऐसा चीज है जो कि ये काम करता है, जो ब्रीथर का काम करता है, या फिर जो हवा में से मॉइस्चर को निकाल लेता है, तो उसको हम बोलते हैं सिलिका जेल। अब आप देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूं, पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये सब लाइनें में हटा दूं, और ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये पिक्चर है सिलिका जेल का। अब सिलिका जेल के 2-3 कलर आपको मिलेंगे, यानी सबसे पहला कलर मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें सिलिका जेल अच्छे कंडीशन में है तो उस समय कंडीशन इसका ये ब्लूइश कलर का होगा। अब ये सिलिका जेल उसके टंकी और उसके बीच में कंजर्वेटर यानी जो आपके पास एयर शॉकिंग जो पाइप है उसके बीच में लगा रहता है। अब जो भी इसके अंदर एयर आएगा, एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर होगा मॉइस्चर इसकी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो शुरू में जब नया आप डालिएगा तब तो ऐसे ही आपको ब्लूइश कलर दिखेगा, जैसे जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा वैसे वैसे इसकी कलर चेंज होते जाएगी, और ब्लू से क्या हो जाएगी, पिंक हो जाएगी, और जब अगर आपने उसको नहीं बदला, जल्दी से रिप्लेस नहीं करा तो और वो व्हाइट हो जाएगा। और जब व्हाइट हो रहा है तो मतलब समझ जाइए कि अब उसके मॉइस्चर को खींचने वाली जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो सिलिका जेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफार्मर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि ट्रांसफार्मर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट रट्टा मार के जाता है, एक के बाद एक लाइन में लाइन सजा के जाता है। मैंने आपको रटाने के लिए नहीं बल्कि समझाने की कोशिश करी, और समझाने के लिए मैंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म दिखाया है। सबसे पहले आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज होगी। पहला होगा कोर, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर का कोर, जो किसका बना होता है, सीआरजीओ मटेरियल आपने पढ़ा होगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। तो सीआरजीओ मटेरियल का बना होता है कोर। अब कोर में ये जो वर्टिकल जो वो है, जो मतलब लेग्स, इसको हम बोलते हैं लिम्ब, यानी इसी पे खड़ा होता है इसीलिए हम इसको लिम्स बोल देते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल है जिससे पूरा का पूरा क्लोज सरफेस बना रहा है इसको हमने बोल दिया योग। यानी इसमें कितने लिम्ब है, 3 लिम्ब है, 2 योग है, और ये जो खाली जगह है जिसमें हवा और तेल आसानी से आ जा सकता है इसको बोलते हैं विंडो। यानी एक विंडो हो गया, एक योग हो गया और एक लिम्ब हो गया। अब इसी के ऊपर हम वाइंडिंग कर लेते हैं। अभी जो वाइंडिंग करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉपर की वाइंडिंग या कंडक्टर की वाइंडिंग। तो 4 चीज तो मिल गया। पहला क्या मिल गया, पहला मिल गया कोर, दूसरा क्या मिल गया योग, तीसरा मिल गया लिम्ब,